अक्षत नम आंखों से अंकिता दिशांत की खुद नजर उतारते हैं और उन दोनों को लेकर रिजॉर्ट निकल जाते हैं। अग्रवाल और मित्तल फैमिली ने पूरे कार्यक्रम की बागडोर संभाल रखी थी। दीवान जी, अनिकेत, भरत, निशांत सौर के साथ मिलकर सभी अरेंजमेंट देख रहे थे। हालांकि अक्षत जी ने सिर्फ अंकिता के ननिहाल पक्ष, अपने कुछ खास दोस्तों की फैमिली, हॉस्पिटल स्टाफ और अपने गिने चुने रिश्तेदारों के आज के फंक्शन में आमंत्रित किया था। कुछ देर में अक्षत जी की गाड़ी भी पहुंच गई। अर्जुन रागनी आकर अंकिता दिशांत को अपने साथ वहां बुक्ड रूम में ले गए, जहां पहले से ही महिला मंडली बैठी उनका इंतजार कर रही थी। अंकिता के आते ही कुर्सी पर बैठी नानी माँ सधी आवाज में कहती हैं, सरला, कृष्णा, सबसे पहले बच्ची की नज़र उतारो, उसके बाद ये दोनों बाहर जाएंगे। वैसे भी अभी गुरुजी के आने में थोड़ा समय है, तब तक अंकिता दिशांत तुम दोनों यहीं पर बैठो। अंकिता शांत स्वर में कहती है, जी नानी। शीतल उसका हाथ पकड़कर नीलमा रोशनी के पास बिठा देती हैं। वहीं दिशांत को अर्जुन जी निशु अपने साथ दूसरे रूम में ले जाते हैं। दूसरी तरफ मित्तल हॉस्पिटल में करण शाम से आज बहुत बेचैन नजर आ रहा था। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके हृदय की गति की स्पीड तेज हो रही थी। हर एक बीतते पल के साथ उसका अंकिता से साथ छूट रहा था। अब तक उसने बहुत सब्र से काम लिया, अपनी माँ की खुशियों को सर्वोपरि रख उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी। लेकिन आज अंकिता से हकीकत में दूर जाते वक्त वो इस कदर व्याकुल था कि न जाने उसके कदम एक जगह टिक रहे थे। ना उसका ना किसी काम में मन लग रहा था। वो बेचैनी से अपने हाथों को आपस में रगड़ता हुआ सुरेखा के रूम के बाहर बने कॉरिडोर में पिछले 2 घंटे से यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। आज हॉस्पिटल में स्टाफ की हलचल भी कम थी। सिर्फ इक्का दुक्का स्टाफ कोई इमरजेंसी ना हो इसलिए रुका था। चारों ओर का वातावरण शांत था। शोर था तो सिर्फ करण के पदचापों का और उनकी बेचैन होकर उखड़ती धड़कनों का। काफ़ी देर तक जब करण रूम में नहीं आया तो राजेंद्र जी अपने बेटे के लिए अधीर उठे। हालांकि वो अपने बेटे के मन में उमड़ते जज्बातों को भली भांति समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त वो इतने लाचार थे कि न वो अपने बेटे की चाह पूरी कर सकते थे, न करण को कोई दिलासा दे सकते थे। वो गुस्से और लाचारी से अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, जबकि सुरेखा इन सब बातों को नज़रअंदाज किए आराम से बेड पर लेटी पत्रिका पढ़ रही थी। राजेंद्र जी बेबसी से सुरेखा पर नम नज़र डालते हैं, जिसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बल्कि आज अंकिता की सगाई से उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून पसरा हुआ था। उन्हें देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो पत्रिका में रखी दिशांत अंकिता की सगाई के कार्ड पर अंगुलियां चलाते हुए उसे बड़े गौर से देख रही थी। अंकिता के नाम पर जैसे ही उनकी अंगुली थमी, उनकी आंखों में क्रोध उमड़ने लगा, गुस्से से होंठ फड़फड़ाने लगे। वो अपने मन में बुदबुदाते हुए कहती हैं, देख लो लड़की, आखिर मैंने तुम्हें अपने करण की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। बड़े सपने देखे थे ना तुमने गोयल खानदान की बहू बनने के, लेकिन तुम्हारे सपनों के महल को बिना मैंने कुछ एफर्ट लगाए खड़ा होने से पहले ही धरातल पर गिरा दिया। इस जन्म तो क्या, तुम्हें मैं 7 जन्मों तक अपने करण से दूर रखूंगी। कभी तुम्हारा साया भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। मित्तल नाम कभी सुरेखा के जीवन से नहीं जुड़ेगा। दफना दिया था इस नाम को मैंने अपने अतीत के पन्नों में। 35 साल तक कभी पलट कर मैंने पीछे मुड़कर अपने अतीत में नहीं झांका, लेकिन तुमने मेरे बेटे के जीवन में आकर मेरे जख्मों पर जो नमक लगाने का काम किया है, ये उसकी सज़ा है। मित्तल नाम से मुझे नफ़रत है, बेहद नफ़रत। सुरेखा अपने जीते जी मित्तल नाम को अपने परिवार से कभी जुड़ने नहीं देगी।
बेशक तुम मेरे बेटे की मोहब्बत थी, लेकिन देख लो, उसने फिर भी तुम्हें नहीं, अपनी माँ को चुना। मेरे बेटे के लिए मैं तुमसे बेहतर और ऊंचे खानदान की लड़की लाऊंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। सिर्फ करण की ट्रेनिंग पूरी होने का इंतज़ार है, फिर उसकी शादी करूँगी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। और देखना तुम, ऐसी शादी होगी मेरे करण की जिसे सालों तक अजमेर के लोग याद रखेंगे। सुरेखा के चेहरे पर इस वक्त विजयी मुस्कान तैर रही थी। वो पत्रिका बंद कर अपने पिलों के नीचे रख आंखें बंद कर लेती हैं। राजेंद्र जी अपनी पत्नी के चेहरे के बदलते हर भाव को बड़ी पैनी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन सुरेखा की गतिविधियां देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो बेबस स्वर में कहते हैं, सरू, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक माँ हो यार। कैसे तुम्हें अपने बेटे का दर्द, उसकी नम आंखें दिखाई नहीं दे रही? पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें अंकिता से। इतनी प्यारी बिटिया को कोई कैसे ठोकर मार सकता है? बहुत गलत किया तुमने सरू, बहुत गलत। आज करण को तुमने अपने से बहुत दूर कर दिया सरू। वो कभी अपने मुँह से तुम्हें गलत नहीं बोलेगा, न कभी तुमसे कोई शिकायत करेगा, लेकिन मैं भी बाप हूँ करण का, उसके दिल का हाल बखूबी जानता हूँ। मेरा बेटा भीतर ही भीतर घुट रहा है। तोड़ दिया तुमने अपने अहंकार में आकर मेरे बेटे को। अपने झूठे दम भौर जिद में तुमने करण की खुशियाँ छीन ली सरू। राजेंद्र जी अपनी सोच में लीन थे कि केशव पायल के साथ अंदर आते हुए कहते हैं, पापा कन्नू कहाँ है? 8 बज रहे हैं। अर्जुन भाई का फ़ोन आया, फंक्शन शुरू होने वाला है, हम ऑलरेडी लेट हैं। केशव की आवाज़ सुन सुरेखा अपनी आंखें खोलकर गुस्से से तीव्र स्वर में कहती हैं, जरूरी नहीं सबका जाना वहाँ, तुम और पायल जा रहे हो ना, वही बहुत है। 15 दिन इस हॉस्पिटल में रुकना है, इसलिए तुम्हें भेजकर उनका एहसान चुका रही हूँ मैं, वरना मैं मित्तल परिवार के फंक्शन में किसी को नहीं जाने देती। राजेंद्र जी अपनी पत्नी की बात सुन गुस्से से कहते हैं, सरू हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, एक लफ्ज मुझसे मत निकालना, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। इतना बोल वो केशव की तरफ घूमकर कहते हैं, केशु, कन्नू पिछले 2 घंटों से रूम में नहीं है, ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। मुझे लगा वो शायद लाडो से मिलने आरती के पास गया है। केशव अपने पिता की बात सुन हैरानी से कहता है, पापा कन्नू घर पर तो आया ही नहीं, मैं पायल को लेकर सीधा घर से आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं, फिर कहाँ है? करण अंदर आते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर कहता है, भाई पापा कहीं नहीं गया है, था यही नीचे फ्लोर पर था। करण राजेंद्र जी को देखकर कहता है, पापा बैटरी लो थी, कैंटीन में बैठा चार्ज कर रहा था, टीवी पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच चल रहा था तो देखने बैठ गया, सॉरी आपको बताया नहीं। राजेंद्र जी करण के कंधे पर हाथ रख गंभीर आवाज़ में कहते हैं, तुम कब से झूठ बोलने लगे करण? बाप हूँ तुम्हारा, अच्छे से जानता हूँ अपने बेटे को कि इस वक्त उसके दिलो दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। राजेंद्र जी उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस लेकर कहते हैं, बहुत बड़े हो गए हो बेटे, जो तुमने अपने बाप से अपना दर्द छुपाना भी सीख लिया। लेकिन तुम शायद भूल गए करण की मैं भी बाप हूँ तुम्हारा। बेशक खामोश रहता हूँ अपने बच्चों के आगे, बच्चे जवान हो गए हैं, इसलिए कभी उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करता, कभी तुम्हारे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि मुझे मेरे दोनों बेटों पर विश्वास है कि वो सपने में भी अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपनी परवरिश को कलंकित नहीं करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं करण की मैं तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे दिल में उमड़ते दर्द से अनभिज्ञ हूँ, बाखूबी तुम्हारे हर दर्द से परिचित हूँ, लेकिन बेबस हूँ, चाह कर भी तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ नहीं दे पाया। पहली बार भगवान के आगे सर झुकाया, शायद इसलिए मेरे हाथ खाली रह गए, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई बालाजी के दरबार में। राजेंद्र जी आधीरता से सुरेखा पर नज़र डालकर कहते हैं, मैंने शुरू से अपने घर की कमान
अपनी बीवी को सुपुर्द की थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ। काश तुम्हारे दादा दादी के साथ वक्त बिताया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे नसीब में नहीं लिखा होता। जैसा बोया वैसा फल मिल रहा है। मैंने अपने बाबूजी को कोई सुख नहीं दिया, शायद इसलिए भगवान ने मेरे बच्चों के जीवन में दुख भर दिया। आज महसूस हो रहा है एक औरत घर बना भी सकती है। और राजेंद्र जी आगे बोलते उससे पहले ही करण उनके मुंह पर हाथ रख नम आँखों से उन्हें देख अपनी गर्दन नाम में हिलाता है। राजेंद्र जी सुरेखा की ओर देख सख्त लहजे में कहते हैं, काश तुम भी जिद करना जानते करण, तो शायद आज के फंक्शन में तुम अपनी खुशियों के साथ खड़े रहते। बट एनीवे तुम्हारा फैसला है। चाहे कर भी मैं तुम्हें कभी कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा करण। खुशी है बच्चे की तुमने अपने दादा दादी के संस्कारों को सहेज कर रखा, अपने प्यार को भुला अपनी माँ को चुना। लेकिन फिर भी मन में एक कसक रहेगी बेटा। काश आज तुमने अपने बाप के से जिद की होती। मैं तो आज अपने बेटे के खामोश दर्द से हार गया। शुरू से अपने बिजनेस और अपने दंभ में ऐसा जिया कि अपने बच्चों से ही दूर हो गया। अगर बचपन से तुम्हें अपने कलेजे से लगा कर रखा होता तो शायद मेरा बेटा अपने हर गम का साथी मुझे बनाता, अपनी तकलीफ़ें मुझसे शेयर करता, मेरे कंधे पर सर रख थोड़ा सुकून लेता। लेकिन मैंने ऐसा काम किया ही नहीं। मैं इस लायक था ही नहीं कि मेरे बच्चे मुझसे अपना दुख खुशी बांट सकें। करण एकदम से राजेंद्र जी के गले लग अधीरता से कहता है, पापा इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी आपने? आप हमारे जन्मदाता हैं। कोई रिश्ता आप दोनों से बड़ा इतना बड़ा नहीं करण के लिए पापा कि वो आपको छोड़कर उसे चुनता, फिर चाहे वो मेरी मोहब्बत ही क्यों ना हो। अंकिता से मिले हुए मुझे कुछ महीने हुए हैं, जबकि माँ के साथ उनकी कोख में आते ही मेरी नाल उनसे जुड़ गई थी। पापा आप दोनों का खून है मेरे रंगों में। कैसे मैं चंद पल पहले जुड़े साथ के लिए अपनी गर्भनाल से मुंह फेर लेता। इतना खुदगर्ज नहीं पापा करण। आप बताइए मैं अपनी माँ की खुशियों को नज़रअंदाज कर इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ता। मेरे लिए मेरी जिंदगी में मेरी माँ और जीवन संगिनी दोनों की अहमियत है पापा। माँ बच्चे को इस दुनिया में लाती है तो जीवन संगिनी उसे जीवन जीना सिखाती है। माँ मेरे बचपन का आकार हैं तो पत्नी बुढ़ापे का आधार है। माँ से जो दिल मिला है मुझे वही दिल मैंने अंकिता को समर्पित किया है। दोनों का अस्तित्व मेरे लिए बहुत गहरा है पापा। अंकिता की यादें मेरे जीवन का सहारा बनेगी पापा। मैं हमेशा उनका होकर रहूँगा। मैं यदि अंकिता के साथ खुश नहीं रहती तो मैं उनसे भी रिश्ता जोड़ नाइंसाफ़ी ही करता ना मैं उन्हें खुश रख पाता, न माँ को मेरी वजह से अंकिता की खुशियों को मेरे प्यार को ग्रहण लगता। ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इससे बेहतर यही था पापा अपने कदम पीछे खींच लूँ। अंकिता दिशांत के साथ खुश रहेगी, मेरे लिए इतना काफ़ी है पापा। और वैसे भी जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। जब हमारा साथ किस्मत में लिखा ही नहीं तो कैसे जुड़ेगा। प्लीज़ पापा किसी को ब्लेम मत दीजिए। जो हुआ शायद वही विधि का विधान है। भाई आप पायल को लेकर निकलिए, मेरा माँ के पास रुकना ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ मी इतना बोल बिना किसी तरह देख के वॉशरूम में चला जाता है। करण की मनोदशा देख राजेंद्र जी ने इस वक्त अपने मचलते जज्बातों को दिल में ही कैद कर लिया। वो केशव पायल के साथ जाने का बोल वहाँ से चले गए। केशव पायल के जाते ही करण वॉशरूम से बाहर आता है। एक नज़र उसकी सुरेखा पर ठहर जाती है। करण को एहसास होता है जैसे उसकी माँ की आंखों के कोर भीगे हों। वो उनकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही करण के पैरों की आवाज़ सुन सुरेखा अपने मुंह पर ब्लैंकेट डाल सख्त लहजे में कहती है, करण लाइट ऑफ कर दे, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। करण अपने कदमों को
वही रोक धीरे से कहता है, जी मम्मा, और रूम की लाइट ऑफ कर वहीं आंखों पर अपने हाथ रख काउच पर लेट जाता है। इतनी देर से विचलित उसका मन आखिर बिखर ही गया। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से बहता हुआ उसके शर्ट को भिगो रहा था। उसके रोने की आवाज़ उसकी माँ के कानों में नहीं पड़े, इसलिए वो दूसरी तरफ करवट लिए अपने मुंह पर वहाँ रखा पिलो रख अंकिता की निशानी के रूप में सहेज रख वही घड़ी जो उसके कलावे में अटक गई थी जब करण पहली बार अंकिता को छोड़ने उसके घर गया था। उसी घड़ी को अपने सीने से लगाए काफ़ी देर तक सुबकता रहा। इधर रिजॉर्ट में गुरुजी के आते ही सगाई की तैयारी शुरू हो गई। अक्षत गुरुजी के पास आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुजी, सगाई का मुहूर्त। गुरुजी अपने यहाँ पास खड़े दीवान जी और अनिकेत की तरफ देखकर कहते हैं, अक्कू बेटा, तुम्हारे पास दिशांत का नाम जन्म स्थान है न उसके जन्म की तारीख। मैं कैसे कुंडली मिलान करूं? फिर भी दोनों के नाम से मैंने कुंडली मिलान किया है। सिर्फ 16 गुण मिले हैं, ऊपर से नाड़ी दोष भी लग रहा है। इसके बावजूद तुम ये सगाई, जबकि बेटे हिंदू संस्कृति में नाड़ी दोष में विवाह करना उचित नहीं होता और विवाह के लिए कम से कम 18 गुण जरूरी होते हैं। अक्षत गुरुजी की बात सुन गंभीर स्वर में कहते हैं, गुरुजी, आज के वैज्ञानिक युग में कौन जन्म पत्री और गुणों को मानता है? मेरी शादी भी आशा से बिना कुंडली मिलान की हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो एक हो गए। बहुत सुखी जीवन बिताया हम दोनों ने। कोई परेशानी हमारे जीवन में नहीं आई। और वैसे भी गुरुजी, आपको सब पता है दिशांत के बारे में, इसलिए मैं शुरू से कुंडली मिलान के पक्ष में नहीं था। वो तो दीनू अनी के कहने पर। खैर, आप तो अपना घड़िया देख ये बताइए, बच्चों की रिंग सेरेमनी के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहेगा? गुरुजी अक्षत की बात सुन व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं, बेटा, जब आप इन सब विधाओं को मानते ही नहीं तो समय का महत्व भी कोई मोल नहीं रखता। सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दो। हमारी किस्मत अच्छी है तो हर घड़ी शुभ है। बच्चे, मन से अपने बच्चों के जीवन की मंगल कामना करो, उनके सुखी जीवन की प्रार्थना करो और अपनी दुआओं में सिर्फ उनका अटूट बंधन मांगो। बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। बच्चों की अंगूठियां बदलाव दो, जो होगा वो सब अच्छा होगा। कृष्णा, बहुओं को बोलो बेटा, अंकिता दिशांत को स्टेज पर ले आएं। गुरुजी की बात सुन दीवान जी एक आखिरी उम्मीद से हसरत भरी निगाहों से अक्षत की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे ही अक्षत की नज़रें दीवान जी से उलझती हैं, वो अपनी निगाहें फिर वहाँ से सरला की तरफ चल देते हैं। दीवान जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, गुरुजी, ये अक्कू की जिद कहीं अंकिता पर। गुरुजी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, दीनू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अक्षत कुंडली मिलान पर कभी यकीन नहीं करेगा। अरे इसने आज से सालों पहले जब अपने पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लिया तो अब कैसे यकीन करेगा? उस वक्त मैं समझदार था। पिताजी और दादा साहेब ये विधा सीख रहा था। आशा और इसकी कुंडली जब चंद्रभान पिताजी के पास लेकर आया था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। कुंडली देखते ही पिताजी ने दोनों की कुंडली एक साइड रख चंद्रभान को साफ साफ शब्दों में चेताया था कि अगर ये विवाह नाड़ी दोष के बावजूद भी तूने किया तो इसकी भरपाई अक्षत कभी अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। लेकिन इसने अपनी जीत के चलते जो काम उस समय किया, आज भी वही करने जा रहा है। इसके जीत का नतीजा हमारे सामने है। आशा और इसका सफ़र बीच में ही छूट गया। मात्र 7 साल का वैवाहिक जीवन जिया दोनों ने। पूरा वनवास अकेले काटा है। अक्षत का फिर भी ये बचकानी हरकत कर रहा है। अरे, लड़कों की कमी है क्या बच्चे के लिए? एक से बढ़कर एक लड़के मिलेंगे, क्यों इतनी जल्दबाजी करनी? दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन यहाँ तो ये सब जानते हुए भी वही गलती दोहरा रहा है। दोनों बच्चों में से
अगर किसी को भी नुकसान पहुंचता है तो ये कैसे अपना आगे का सफ़र तय करेगा, ये कहना मुश्किल है। गुरुजी की बात वहाँ खड़े अर्जुन देवराज के कानों में पड़ती है। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। राज गंभीर आवाज में कहता है, जीजू देव, अब मैं हाथ पर हाथ रख नहीं बैठ सकता। अंकल की जिद हमें हर हाल में तोड़नी होगी। अरे ऐसे कैसे, ये लड्डू और अंकिता की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। गुरुजी की बात सुन, अब बात मेरे कंट्रोल से बाहर है। हम आंखों देखा मक्खी नहीं निगल सकती जीजू। आप करण के भाई हैं ना, सब जानते हैं। फिर आपकी चुप्पी का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। राज की बात सुनकर भी अर्जुन जी खामोश रहे। अर्जुन जी को चुप देख राज गुस्से से कहता है, आप लोग तमाशा देखो यार, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बात करता हूँ अंकल से। वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता, अर्जुन जी उसका हाथ पकड़ गंभीर आवाज़ में कहते हैं, राज कहीं नहीं जाओगे तुम, न इस वक्त किसी से बात करोगे। जो हो रहा है उसे होने दो। अगर इन दोनों की किस्मत में साथ लिखा होगा तो इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, और अगर इनका बंधन जुड़ना नहीं लिखा, इनका साथ एक दूसरे के लिए नहीं बना, तो आज बेशक ये सगाई हो जाए, ये दोनों विवाह के बंधन में नहीं बंधेंगे। अभी इस वक्त जब हमारे बड़े खामोश हैं, दीनू अंकल और पापा चुप हैं, तो वजह तुम जानते हो। अंकी का पूरा ननिहाल, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब यहाँ हैं। ऐसे में मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी एक गलती से अंकिता की रिपुटेशन पर आ जाए, अंकिता पर कोई अंगुली उठाए, अंकिता का कैरेक्टर खराब हो। बेहतर है हम सब अपने बड़ों की आज्ञा और उनके सम्मान के बारे में सोचें। अर्जुन जी सामने से आती पायल और केशव की ओर देख लंबी सांस लेकर कहते हैं, देव राज देखो करण नहीं आया, इसका मतलब जानते हो ना, दोनों का मन, इनकी रूह, इनकी आत्मा, इनके जज्बात, इनके दिल जब आपस में इतनी शिद्दत से जुड़े हैं तो बताओ कैसे भगवान इनके रिश्ते को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। सगाई हो जाएगी लेकिन शादी। वो पायल पर एक नज़र डाल गंभीर आवाज़ में कहते हैं, शायद 7 जन्म का तक का ना हो, क्योंकि अंकी का रिश्ता तो मेरे भाई से ही होगा। वो दिशांत की जीवन संगिनी कोई और बनेगी। इतना बोल केशव की ओर चल देते हैं। अर्जुन जी की बात सुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजदेव को देख गुस्से से कहता है, जोक नहीं मारा जीजू ने, जो तू मुस्कुरा रहा है। सच्चे प्यार की अहमियत ही नहीं यहाँ लोगों में। अरे जब हमारे बड़े गलत का साथ दे रहे हैं तो उन्हें वक्त पर हमें रोकना चाहिए। यहाँ खड़े होकर हाथ बांधकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। शीतल राज के पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, राज आपको और जीजू को माँ बुला रही हैं। राज शीतल को एक नज़र देकर कहता है, देव चल आजा। इतना बोल शीतल के साथ स्टेज की ओर बढ़ जाता है। इधर इधर रागनी सेजल अंजलि अंकिता दिशांत को स्टेज पर लाती हैं। अंजलि अंकिता दिशांत को देख प्यार से कहती है, दी लड्डू आप बैठिए, केक काटने से पहले अंकल कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करेंगे। आइए दी, हम जीजू के पास चलते हैं। सबके स्टेज से उतरते ही दिशांत अंकिता की तरफ हाथ करके उसके हाथों को थाम कर गंभीर आवाज़ में कहता है, बेबी डॉल ठीक हो न तुम। अंकिता वहाँ रखे झूले पर दिशांत के साथ बैठती है और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहती है, लड्डू हम ठीक हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दिशांत उसकी आंखों में देखकर कहता है, वो तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी। अंकी यदि अभी भी तुम इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहती हो तो मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अंकिता अपने लिए दिशांत की परवाह देख हल्की मुस्कान लेकर कहती है, लड्डू हम एक अटूट बंधन में बनने जा रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे खास रिश्ता है और मैं आज अभी से अपने सिर्फ इसी रिश्ते के बारे में सोचना चाहती हूँ। सच्चे मन से तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें यदि कोई हिचकिचाहट। दिशांत एकदम से उसके साइड हक करके कहता है, नहीं बेबी डॉल, आई एम ऑलवेज विद यू, ट्रस्ट मी। अंकिता मुस्कुराकर, ट्रस्ट है लड्डू, तभी तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ। लेकिन फिर भी लड्डू,
आज इस नए रिश्ते में जुड़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी तुमसे। कभी भी कोई भी बात हो, कभी मुझसे छुपाना मत। मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना लड्डू, वरना अंकिता पूरी तरह बिखर जाएगी। अंकिता के ये कहते ही दिशांत पायल की तरफ देखता है, जो सामने बैठी उन दोनों को ही अपनी गहरी निगाहों से देख रही थी। वो लंबी सांस लेकर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा अंकी। दिशांत की बात पत्थर की लकीर है। मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा, भरोसा रखो। इतने में ही अक्षत स्टेज पर आ जाते हैं और दिशांत अंकिता को अपने इर्द गिर्द खड़ा करके हाथ में माइक लेकर कहते हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक ए लॉट ऑफ जो आपने यहाँ आकर मेरी खुशियों को दुगना कर दिया। आज मैं आप सबके साथ अपनी दोहरी खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। पहली खुशी, आज मेरी बेटी का अवतरण दिवस यानी अंकिता मित्तल का बर्थडे है। आज के दिन ही 25 साल पहले ये मेरे जीवन में आई थी। मेरे हर साल ये दिन एक अलग ही खुशियाँ लेकर आता है। दूसरी, आज इस खुशी के अवसर पर मैं अपनी जान को एक बहुत ही मजबूत रिश्ते में बांधने जा रहा हूँ। डॉक्टर दिशांत के साथ मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता तय किया है। बच्चों की रिंग सेरेमनी के लिए आज से बेहतर कोई और दिन नहीं। आपसे गुजारिश है, मेरे बच्चों को अपना ढेर सारा आशीर्वाद और वेल विशेष दीजिए। रागनी अंजलि बेटा, रिंग लेकर आइए। अच्छा जी की अनाउंसमेंट के साथ ही पूरा रिसॉर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रागनी अंजलि खूबसूरत सी सजी फूलों की बास्केट में रिंग लेकर स्टेज पर आती है। अक्षत अंकिता दिशांत को देख नम आंखों से कहते हैं, बच्चों अपनी रिंग एक्सचेंज करो और इस खूबसूरत रिश्ते में अपना एक कदम बढ़ाओ। दिल से दुआ है मेरे बच्चों, तुम्हारा साथ लंबा और खूबसूरत रहे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मेरी अंकी का आंचल हमेशा खुशियों से भरा हो। लड्डू बेटे, अंकिता को रिंग पहनाओ। दिशांत आगे बढ़कर अक्षत के पैरों में झुक बड़े ही नम्र लहजे में कहता है, डैड आपने अंकी की बागडोर मुझ जैसे अनाथ को सौंपी है। वादा है मेरा, लड्डू कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। बेबी डॉल को हर खुशी दूंगा डैड, जिसे वो डिजर्व करती है। इतना बोल खड़ा होता है और अंजलि के हाथ में पकड़ी बास्केट से रिंग उठाकर अंकिता की उंगली में पहना देता है। दिशांत के रिंग पहनाते ही सब भीगी पलकों से दोनों को आशीर्वाद देकर तालियां बजाते हैं। वहीं दीवान जी की आंखें नम हो गई। कुछ ऐसा ही हाल नीचे खड़ी पायल का था, जिसकी आंखों के कोर भी भीगे हुए थे। वो अपनी अंगुलियों से अपनी नमी पहुँचते हुए अपने आप से कहती है, आज से पहले कभी मेरी आंखों में नमी नहीं आई, लेकिन आज अचानक डॉक्टर दिशांत के अंकिता को रिंग पहनाते हुए आंखें कैसी भीगी। क्या है ये सब? नहीं नहीं, मेरा वहम है। आंसू और मेरी आंखों में कभी नहीं। पायल अपने को दिलासा देती हुई स्टेज पर खड़े दिशांत को देखती है। अक्षत प्यार से कहते हैं, अंकिता बच्चे लड्डू इंतजार कर रहा है, रिंग पहनाओ बेटा। अंकिता अक्षत की तरफ देख शांत लहजे में कहती है, जी पापा। वो एक नज़र नीचे खड़े केशव पायल पर डाल गेट की तरफ देखती है। उसे उम्मीद थी कि करण जरूर आएगा, लेकिन उसे वहाँ करण नहीं दिखता। उसकी नम आँखें राजदेव अर्जुन जी की तरफ घूम जाती हैं। अर्जुन जी उसके मनोभाव समझ आंखों के इशारे से कुछ संकेत देते हैं। वो जैसे ही अपनी गर्दन ना में हिलाते हैं, अंकिता की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगो देते हैं, जिसे बड़े प्यार से दिशांत अपनी अंगुलियों से पोंछ उसे रिंग पहनाने का इशारा कर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अंकिता रागिनी को एक नज़र देख रिंग लेकर दिशांत की अंगुली में पहना देती है। रिंग एक्सचेंज होते ही अक्षत दोनों को अपने गले लगाकर सिसक उठे। वो भावुक स्वर में ऊपर देखते हुए कहते हैं, आशा आज तुम्हारी लाडो को मैंने मजबूत हाथों में सौंप दिया। तुम्हारे लड्डू से बढ़कर मेरी बेटी को कोई नहीं संभाल सकता। अपनी बच्ची के लिए दुआ करो आशा, कि इन्हें हर खुशियाँ मिले। वहीं अक्षत के गले लगे हुए जहाँ दिशांत की नज़रें पायल पर टिकी थी, वही अंकिता आंखें बंद किए दर्द भरी आवाज़ में अपने मन में सोचती है, करण बुला दिया आपको आज से। इस पल से आप मेरा पास्ट बन गए और लड्डू मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर।
नसीब में नहीं लिखा था आपका साथ, लेकिन जितनी शिद्दत से आपसे मोहब्बत की थी उतनी ही शिद्दत से अपने और लड्डू के रिश्ते को निभाऊंगी। जैसे ही अंकिता के मुंह से ये शब्द निकले, हॉस्पिटल के रूम में काउच पर लेटे करण का दिल इतनी जोरों से धड़का कि जैसे किसी ने उसकी सांसों की गति को थाम लिया हो। वो एक झटके से उठकर बैठ जाता है। हल्की सर्दी में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। उसे इस कदर बेचैनी होने लगी कि कमरे में उसका सांस लेना दूभर हो गया। वो फुर्ती से वहाँ से निकल नीचे खुली हवा में चला जाता है